नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सादरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता उमेश कुमार वर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। उमेश सर, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, पहलगाम को लेकर जो इतना हुआ है हंगामा, इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता व बड़े बड़े नेता कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में आके ही सीज फायर को रोका गया है सर, और भी अच्छा काम हो सकता था। ऐसा है। मैं आपको पहले तो मैं सबको नमस्कार राम राम कह रहा हूँ, पूरे देशवासियों को। जी। मैं प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकार सभा का पहले अध्यक्ष था, अब मैं चेयरमैन हूँ और भारतीय जनता पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ और देश में मैं रहता हूँ तो देश के बारे में भी सोचता हूँ। देश के बारे में तो जरूर बोलूँगा मैं। जब ये पहलगाम का जो किस्सा अभी हुआ है, ये अभी का हिस्सा नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। पहले से ही जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से पाकिस्तान जो है टेररिस्ट और उग्रवाद भेजते ही चला जा रहा है, भेजते ही चला जा रहा है। और पहले जो है जहाँ तहाँ बम फटते थे, दिल्ली में फट गया और जगह फट गया, यूपी में फट गया, फलानी जगह फट गया। अब जितने भी टेररिस्ट आते हैं वो बॉर्डर पे ही मार गिराती है हमारी सेना। जी। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से मोदी जी ने खुली छूट दे रखी है कि बॉर्डर पे ही निपटा दो इनको, अंदर मत आने दो। और ये बॉर्डर पे ही निपटा दिए जाते हैं। इतना होने के बावजूद भी टेररिस्ट, इतना मरने के बाद, इतने टेररिस्टों को खत्म किया है, उसके बाद भी ये भेजना बंद नहीं कर रहे। और अभी जो हमारे जो यंग लड़के गए थे, जो जवान बच्चे थे, उनको इन्होंने गोली का निशाना बनाया, जिनकी 15 दिन शादी को हुए, 1 महीना शादी को हुए। और जो और उनके उनकी पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने इन्होंने मारा उग्रवाद ने। ये 28 लोगों को जो मारा है, ये बड़ी घिनौनी उन्होंने वारदात की है। और इस वारदात की वजह से ऑपरेशन सिंदूर रखा गया इसका नाम, जी। क्योंकि उनका सिंदूर उजाड़ा है उन्होंने। टेररिस्टों ने सिंदूर उजाड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर की को देखते हुए ये इन्होंने जो पाकिस्तान ने जो हरकत करी है घिनौनी, उसका इन्होंने जवाब दिया हमारी सेना ने। सेना का मनोबल जब से बढ़ा है, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, सेना का मनोबल घटाने में अपोजिशन अब भी पीछे लगा हुआ है हमारे। राहुल गांधी ने कहा है कि भाई अब इसका हिसाब दो, भाई कितने आपने जहाज मार गिराए, कितने हेलीकॉप्टर मार के गिराए, कितने राफेल खर्च करे, कितना वो खर्च करा, कितने टैंक खर्च करे, कितना बारूद खर्च करा। अब क्या हमारी सेना के रजिस्टर और कॉपी लेके बैठेगी, वहां पर पेन लेके बैठेगी हिसाब जोड़ने के लिए कि भाई हमने कितना खर्च करा, कितना हमने गिराया, कितना कितना हमारा असला बर्बाद हुआ है। अरे भाई, देश बचाने के लिए चाहे करोड़ों अरबों रुपए के भी अगर असला खर्च होता है तो हम वो करेंगे अपने देश बचाने के लिए, कितना भी खर्च हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है। इन्हें हिसाब चाहिए, इन्हें देश नहीं चाहिए। देश को बचाने के काम कभी नहीं करा। राहुल गांधी हमेशा ये बात करते हैं कि भाई ये खर्च बताओ, ये फलाना बताओ। कांग्रेसियों की ये शुरू से ही जो है उंगली उठाना जरूरी है। इन्होंने आने, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, इनको शाबाशी भी नहीं दी, इनको इनको मतलब ये भी नहीं कहा कि आपने ये अच्छा काम किया। उनको मतलब ये भी नहीं कहा और सेना को भी नमन नहीं करा। सेना को भी इन्होंने बधाई नहीं दी, मोदी जी को भी बधाई नहीं दी कि ये अच्छा काम हुआ है। क्योंकि ये पाकिस्तान के गुण गाते हैं ना, ये क्यों अच्छा कहेंगे। पाकिस्तान का अगर कोई बंदा मरता है तो कांग्रेसी बड़े खुश होते हैं, अपोजिशन बड़ा खुश होता है, समाजवादी पार्टी बड़ी खुश होती है। लेकिन जब कोई टेररिस्ट मरता है या कोई और मरता है, तब इनको बड़ा दुख होता है। बिल्कुल। और ये यही कारण है हमारे देश का पतन क्यों हो रहा है। हमारे देश को और हम आगे बढ़ सकते थे, हमारा देश और आगे बढ़ सकता था, हम पीछे क्यों हो, हमारा अपोजिशन खराब है। आप ये देखिए, पहले जब हमारे अंग्रेज आए थे हमारे देश में, तो वो अपनी सेना नहीं लाए थे। उन्हें पता है भारत के जो गद्दार हैं, दुश्मन हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, ये बहुत है। यही हमारे देश को, जो हमारे लिए यही बहुत है, हमारी काम कर जाएंगे। और जब हमारे देश में जब मोहम्मदन आए थे, अब्दाली आया था, बाबर आए थे, वो सेना लेके नहीं आए थे। उन्हें पता है कि देश के गद्दार जो है वो हमारा काम करेंगे। और बिल्कुल। आज भी देश के गद्दार ये काम कर रहे हैं। और ये देश के गद्दार जो है, ये देश को हमारे आगे बढ़ने नहीं दे रहे।
अगर कोई नेता, कोई अच्छा आदमी, कोई सरकार अच्छी आती है, हमारे देश को तरक्की करती है, इनके पता नहीं क्यों पेट में उबाल होता है एकदम। बिल्कुल। और ये उबाल जो हो रहा है ना, ये बहुत खतरनाक उबाल है। अब आप ये बताइए, कश्मीर 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 करते रहते हैं हर समय, पाकिस्तानी कश्मीर कश्मीर करते हैं। कश्मीर तो भाई साहब हिंदुस्तान का ही है। ये ऋषि कश्यप का कश्मीर है। ऋषि कश्यप ने कश्मीर को बसाया था। राजा हरि सिंह जो थे, कश्मीर के राजा थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से एक बात कही थी, जब हिंदुस्तान आजाद होने वाला था, तब इन्होंने कहा था, ये आजाद हो गया था तो बोले इस कश्मीर को अपने उसमें मिला लो, हिंदुस्तान में मिला लो। लेकिन नेहरू जी ने कश्मीर नहीं मिलाया हमारे देश में, हमारे देश में नहीं मिलाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और बंटवारे में पीओके तो उन्होंने उस तरफ चला गया और श्रीनगर इधर चला गया। पीओके पाकिस्तान में चला गया, लेकिन पाकिस्तानियों ने पीओके के साथ गद्दारी की, उनको अपना नहीं समझा, उनको ठोकते रहे, मारते रहे, पीटते रहे, उनको गैर समझते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान का अंग है। पीओके जो है भारत का अंग है, वो तो जबरदस्ती कब्जा करा हुआ है पाकिस्तान ने, तो उनको अपना नहीं समझते थे ये। और आज भी यही पोजीशन है। आज देखो बलूच को, देखो बलूच को भी वो अपना नहीं समझते, सिंध को वो अपना नहीं समझते, दुश्मन समझते हैं। लाहौर से लेके कराची तक जितना पंजाब है वो उसी को पाकिस्तान गिनते हैं। बाकी तो वो अपने कब्जा करे हुए हैं खामखा में, और कुछ नहीं है। और ना तो वो देने वाले और उनको परेशान करने वाले लोग हैं ये। आप ये बताइए, उग्रवाद से कौन परेशान नहीं है? पूरा वर्ल्ड परेशान है। अब तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। ये बताओ, चाइना के अलावा, अजरबैजान के अलावा, टर्की के अलावा कोई खड़ा हुआ इनके? कोई भी खड़ा नहीं हुआ। इराक, ईरान परेशान, अरब कंट्री इनसे परेशान, अमेरिका इनसे परेशान, रसिया इनसे परेशान, इनसे वर्ल्ड में सारे ही परेशान है। इनने उग्रवाद जो है, अमेरिका को भी उग्रवाद दिया। तो क्या लगता है सर, पाकिस्तान कहीं ना कहीं बड़े बड़े मुल्कों पे भी हावी है? अरे ये हावी हावी कुछ नहीं है। अगर चाहे तो यार इनका तो सबक सिखा दे सकते हैं। कोई भी मुल्क इनको सबक सिखा दे, सबक तो सिखा दिया। इनको ना ब्लैक लिस्ट में डाल रहे थे, वो तो समझ लो इनने हाथ पैर जोड़ के और कैसे भी कर करा के ये ब्लैक लिस्ट से निकल गए। इनको कोई कुछ देने वाला नहीं है पूरे वर्ल्ड में। ये कितना भी मांग ले, कितना भी कुछ करे, सबने देख लिया, ये सिर्फ मांगते हैं और कहीं नहीं है। अरब कंट्री वालों के यहाँ मांगने पहुंच जाएंगे, अरब देश में मांगने पहुंच जाएंगे। मोहम्मदन कंट्री है, 56 देश है, कोई भी देश पाकिस्तान का सहयोग देने वाला नहीं। डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को इन्होंने क्या करा, पिछली सरकार ने, आप वाली पार्टी ने, इन्होंने जो डिपो के अंदर 60% गाड़ियां खड़ी थी जो थोड़ी थोड़ी रिपेयर होकर सड़क पे चल सकती थी, वो केजरीवाल ने चलाई नहीं, वो अंदर ही पड़ी रही। कबाड़ बना रहे थे वो धीरे धीरे पढ़ पढ़ के। इन्होंने क्या करा, वो गाड़ी निकाली और निकाल के उनको थोड़ा सा रिपेयर करा के, उनको सही करा के, टिच करा के, पेंटिंग करा के फिर सड़कों पे उतारी। और 200 गाड़ी ऐसी हैं जो फौरन नई मंगवाई है और वो गाड़ी भी सड़क पे चल रही है। आज देखिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट की दशा सुधर रही है धीरे धीरे, पानी की दशा भी सुधर जाएगी। अब नालियां बनेगी, सड़क बनेगी, नाले सही होंगे, सफाई होगी। अब ये बरसात आने वाली है, 2 महीने बाद बरसात आ जाएगी। अब ये महीने 2 महीने बाद बरसात आएगी, तो बरसातों में उससे पहले ही नालियां, नाले, सड़क सब सही हो जाएगी। चिंता मत करो, जैसा पहले पानी भरता था वैसे अब पानी नहीं भरेगा। अब अभी देखो, अब 2-4 महीने बाद वो तुम्हारा एक त्योहार आने वाला है, छठ पूजा। छठ पूजा के लिए अनुमति नहीं थी, जमुना में बड़ा कचरा और गंदगी होती थी, झाग बढ़ जाते थे। अब सरकार ये है कि छठ पूजा में कोई परेशानी ना आए, जमुना की सफाई पूरी हो जाए, सारा मतलब कचरा साफ हो जाए, और हो भी रहा है। कई हद तक जमुना साफ हो गई, लेकिन जमुना को साफ करने में कम से कम भैया 1-2 साल तो लगेंगे। बिल्कुल। अब इतनी जल्दी तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है काम। अब धीरे धीरे जब काम चलेगा, करने वाले बहुत है, कर्मचारी बहुत लगे हुए हैं, लेकिन भाई कचरा भी तो बहुत है। बिल्कुल सर, अंत में आपसे जान लेंगे, जो न्यायालय है सर, वो भी किसी न किसी के दबाव में काम कर रही है सर? न्यायालय किसी के दबाव में नहीं है। कारण एक और है भैया, जो हमारे जो बहुत सारे कोर्ट में केस चल रहे हैं, और कई लाखों केस ऐसे हैं, लाखों, आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 10-10 लाख केस ऐसे हैं जो भाई साहब पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जिनका निपटारा और फैसला नहीं हो रहा है।
जो बड़े केस हैं वो तो है ही, जो छोटे केस हैं बहुत सारे पड़े हुए हैं। और ये हमारे कोर्ट में न्याय इसलिए नहीं मिल रहा कि कई वकीलों की तो दुकान है भैया, वो तो अपना बस जो है कि मेहनताना दे जाओ और तारीख पे तारीख लेते जाओ। हर आदमी चाहता है जल्दी फैसला हो जाए। अब हमारी सरकार ने कहा है भी कोर्ट का जो मामला है वो भी हम उठाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कोर्ट में जितने भी पुराने पेंडिंग है, जो मतलब बहुत सालों से जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन केसों का जल्दी निपटारा किया जाए, जल्दी उनका फैसला किया जाए। बिल्कुल। है तो पब्लिक को भी राहत हो और हमारे कोर्ट का भी बोझा कम हो, और जो हमारे जो रजिस्टर और फाइलें जो ढेर लगे हुए हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ये जल्दी से फैसला होगा। जो पुराने पुराने केस हैं उनको निपटाने की कोशिश जल्दी हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। तो ये थे उमेश जी, लोकप्रिय समाज सेवी थे। इनका यही मानना है आने वाले समय में अगर पाकिस्तान अगर तरीके से काम नहीं करता तो भारत का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। थैंक यू सो मच सर।